प्रस्तुत हैं बंजारों की वीर गाथा को प्रस्तुत करने वाली कहानी बल्लू नायक की बेटी। लेखक हैं डॉक्टर सुनील गुलाब सिंह जाधव। सावधान हिंसक व्यक्ति, यदि फिर एक बार उस व्यक्ति पर तूने हाथ उठाया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तू शक्तिशाली होकर कमजोरों पर प्रहार करता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। वो स्त्री बिलख रही है तेरे चरणों में अपने सुहाग की रक्षा के लिए। उसकी मासूम बालिका, उसका गला सूखा जा रहा है, फिर भी तुझे दया नहीं आती। अब चाबुक का एक भी प्रहार तूने किया तो जिस हाथ से तू प्रहार कर रहा है उस हाथ को समूल उखाड़कर फेंक दूंगी। तो जीवन भर इस कार्य के लिए पछताता रहेगा, सोचेगा कि काश तूने बात मान ली होती। उस वक्त जजिया कर न दे पाने के कारण मुगल सिपाही उस व्यक्ति की पिटाई कर रहा था। वो व्यक्ति कोड़े के प्रत्येक प्रहार के बाद दिल को चीरने वाली आवाज करता। उसका दर्द उसकी आवाज से आसपास के परिसर के जनों के हृदय को प्रभावित कर रहा था। वो बार बार कहे जा रहा था, मैं जजिया नहीं दूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। ऐसे में उसका परिवार इस भयानक यातना को कैसे सह सकता था। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी मासूम बालिका अपने पति और पिता की रक्षा के लिए सिपाही के पैरों में लिपटकर माफी मांग रही थीं, किंतु मुगल सिपाही बार बार उन्हें अपनी ठोकरों से धकेल रहा था। इस भयानक दृश्य को देखकर लोग मूक दर्शक बने देख रहे थे, किंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस मुगल सिपाही को रोक सके। ऐसे में एक आवाज आई। वो आवाज थी मल्लू की बंजारन की। मल्लू की नवरात्रि महोत्सव की ओर जा रही थी। रास्ते में उसने ये दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। उसने उस सिपाही को दूर से ललकारा और अपने कृत्य को तुरंत रोकने का आदेश दिया, परंतु वो मुगल सिपाही अहंकार में चूर था। उसने मल्लुकी को जवाब देते हुए कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने का आदेश देने वाली, और इस मुगल को धमकी दे रही हो हाथ जड़ से उखाड़ने की? मैं बादशाह का सिपाही हूं, जिसने सारे हिंदुस्तान पर बादशाहत कायम की है। तुम उसे ललकार रही हो, धमकी दे रही हो। गुस्ताख, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसने मल्लुकी पर चाबुक चलाया, किंतु मल्लुकी एक वीरांगना थी। वो युद्ध के सारे दाव पेच और हथियार चलाना जानती थी। अपनी रक्षा और दूसरों की रक्षा कैसे करनी है उसे अच्छी तरह पता था। उसने तुरंत उसके चाबुक को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर झटके से खींचा, जिससे चाबुक सिपाही के हाथों से छूट गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपनी कमर की तलवार निकाली और मल्लुकी पर चलाई। मल्लुकी ने तलवार चलाने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पैरों से उसकी छाती पर पूरे जोर से प्रहार किया, जिससे वो सिपाही वहीं जमीन पर गिर गया। प्रहार इतना भयंकर था कि उस सिपाही ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। सिपाही को मरते देख बाकी सिपाही इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक साथ मल्लुकी पर तलवार चलाई। मल्लुकी ने भी फुर्ती से पांचों सिपाहियों को पल भर में ही धराशायी कर दिया। मल्लुकी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे चल रहे नवरात्रि के महोत्सव में अपनी अंतरंग सखियों के साथ शामिल होने के लिए आई थी। उसने अपनी सखियों के साथ गोपनीय रूप से झट से वस्त्र बदल लिए और अब वो एक सुंदर राजकुमारी की भांति लगने लगी थी। जब वो अपनी सहेलियों के साथ मेले में निकली तो प्रत्येक युवक के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उन्होंने ऐसा सुंदर रूप अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। मल्लुकी का सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं में भी लज्जा उत्पन्न करने वाला था। हर युवक उसे देखकर उसे पाने की चाह में मन ही मन उसे अपने दिल की रानी बना रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था कि काश ये मेरी होती। पता नहीं इतनी सुंदर लड़की किसके भाग्य में लिखी होगी। मल्लुकी अपनी सहेलियों के साथ मुस्कुराती, हंसी ठिठोली करती मेले का आनंद उठा रही थी। उसकी मुस्कान से सारा परिसर मानो खुशियों से भर गया था। उसके आने की आहट मात्र से खुशियों की वर्षा हो रही थी। लोग उस आनंद से भीगकर आनंद में डूब रहे थे। वो जहां से भी गुजरती ताज़ा फूलों की तरह महक उठती। मल्लुकी ने नवरात्रि में देवी के दर्शन किए और जैसे ही वो बाहर आई तो उसके सामने एक वीर तेजस्वी युवक आता हुआ नजर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। युवक ने उस मल्लुकी से कहा, दिल में हलचल मचाने वाली हे सुंदर लड़की, तुम कौन हो? आज पहली बार तुम्हें देखकर मेरे स्थिर हृदय में हलचल हुई है। तुम मेरे हृदय में बस गई हो। हे सुंदर मुस्कान वाली, ताज़ा फूलों की महक से अपनी ओर मुझे आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? यदि तुम हाँ कहो तो मैं इसी वक्त
तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। मल्लुकी भी उसे देखकर प्रभावित थी। उसने भी मन ही मन उसे अपना मान लिया था। पर वो लड़की थी, पहल कैसी करती? उसे मौका मिल गया था, किंतु पहली मुलाकात में ही उसे अपना बनाना ठीक नहीं था। उसने उत्तर देते हुए कहा, हे वीर और तेजस्वी युवक, तुम भी मुझे ठीक लगे, किंतु तुम केवल मेरा सौंदर्य देख रहे हो। ये सुंदर शरीर हथियार चलाना भी जानता है। तुम चाहो तो एक बार हाथ आजमा कर देख सकते हो। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं केवल सुंदर ही नहीं, वीरांगना भी हूं। युवक मुस्कुराया और उसने कहा, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता। ये मुझ जैसे वीरों को शोभा नहीं देता। स्त्री तो पूजनीय होती है, माँ और बहन के समान। तुम तो जीवन संगिनी बनने योग्य हो, तो फिर मैं तुम पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं? मल्लुकी ने इस पर अपना उत्तर देते हुए कहा, वीर युवक, तुम योद्धा लगते हो। एक योद्धा का कर्तव्य होता है कि यदि उसे कोई चुनौती दे तो वो उसका सम्मान करे, और तुम स्त्रियों को पूजनीय और जीवन संगिनी आदि वाक चातुर्य से युक्त बातें कर मुझसे बचना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे भयभीत हो गए हो। यदि तुम वीर हो तो इसका परिचय दो, तब मैं तुम्हारे बारे में अवश्य सोचूंगी। युवक को मल्लुकी की बात चुभ गई। वो मल्लुकी से तलवार का द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। मेले से दूर जंगल में तलवार द्वंद्व के लिए स्थान का चयन किया गया। दोनों में तलवार का द्वंद्व आरंभ हो गया। तलवार के प्रहार एक दूसरे पर चल रहे थे। इधर मल्लुकी की तलवार बिजली के समान चमक रही थी, तो वहीं युवक की तलवार बादल के समान गर्जन कर रही थी। युवक समझ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तो सच में ही वीरांगना है। दो तलवारों का एक दूसरे पर प्रहार होते ही उसमें से चिंगारियां उड़ उड़कर यहां वहां गिर रही थी, मानो आसपास चिंगारियों की वर्षा हो रही हो। प्रत्येक उड़ने वाली चिंगारी दोनों की वीरता का परिचय दे रही थी। सामने स्त्री और पुरुष नहीं लड़ रहे थे, बल्कि दो योद्धा आपस में द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए वहां कोई नहीं था, अन्यथा सारे हिंदुस्तान में ये चर्चा का विषय बन जाता। दो तलवारें आपस में टकराईं और द्वंद्व से दोनों का संबंध प्रेम में कब बदल गया पता ही नहीं चला। वे दोनों अक्सर छिप छिप कर मिला करते थे। प्रेम कभी भी छिपाने से छिपता नहीं है, बल्कि इतिहास गवाह है कि एक न एक दिन सारी दुनिया को पता चल ही जाता है। इस बात को दोनों अच्छी तरह जानते थे। मल्लुकी ने अपने प्रियकर सुखा से कहा, सुखा, तुम मुझसे घनिष्ठ प्रेम करते हो, मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। किंतु सुखा, हम ऐसे ही कब तक मिलते रहेंगे? एक न एक दिन हमारे प्रेम की जानकारी सबको हो जाएगी, और उस दिन मेरे बाबा को बहुत क्रोध आएगा। उस दिन क्या होगा मैं नहीं जानती। मैं अपने बाबा के क्रोध को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे भय है कि कहीं हम इस कारण बिछड़ ना जाएं। पर एक उपाय हो सकता है, हमारा प्रेम दुनिया के सामने आए इससे पूर्व हम खुद ही अपने बाबा को बता दें। अधिक से अधिक क्या होगा, वे हमें दंडित ही करेंगे, हमारे प्राण तो नहीं लेंगे, क्योंकि वे मुझे बेहद प्रेम करते हैं। उनके प्राण मुझ में बसे हैं, भला अपने प्राण वे कैसे ले सकते हैं? सुखा ने इस बात को सुना और अपने प्राणों से प्रिय बन चुकी मल्लुकी से कहा, मल्लुकी, तुम मेरे भी प्राण हो। तुम्हें मेरे रहते किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अपने बाबा के सामने स्वयं इस रहस्य को उजागर करने की आवश्यकता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मेरी वीरता पर विश्वास है, तो यकीन करना, मैं स्वयं तुम्हारे बाबा के पास आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, भले ही मुझे उनसे द्वंद्व क्यों ना करना पड़े। मल्लुकी खुश हुई। उसके हृदय में जो बात रुकी हुई थी, उस वेदना से उसने मुक्ति की सांस ली। उसका प्रियकर सुखा अब स्वयं मल्लुकी के पिता से बात करने वाला था। बल्लू नायक बिंजरावत, मल्लुकी के पिता, आसपास के 16 नायकों के राजा थे। वे पिछली 23 पीढ़ियों से देश विदेश में गेरू, खोया, रसद पहुंचाने आदि का व्यापार करते थे। उनके पास व्यापार के लिए लगभग 1 लाख बैल हुआ करते थे, जिनका प्रयोग व्यापारिक आवाजाही के लिए होता था। अभी उनकी उम्र 60 वर्ष के आसपास थी। उनका कद करीब 7 फीट और शरीर लोहे के समान मजबूत था। वे एक वीर पुरुष एवं योद्धा थे। वे टांडों के नायक होने के बावजूद भी एक राजा की तरह अपना जीवन जीते थे। उनके सैनिक अस्त्र शस्त्रों तथा तोपों से युक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में अब तक कोई भी युद्ध नहीं हारा था। उनके पास शक्ति के साथ युक्ति भी थी। यही गुण उनकी बेटी मल्लुकी में आ चुका था। बल्लू नायक की 13 संतानें थीं, जिनमें सबसे छोटी और लाडली बेटी मल्लुकी थी। बल्लू नायक प्रजावत्सल और दानी भी थे। वे खुलकर अपनी प्रजा में धन और धान्य दिया करते थे। प्रजा के साथ उनसे जुड़े 16 नायक भी उन्हें अपने ईश्वर की तरह पूजते थे। उनकी आज्ञा उनके लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। वे 60 साल के होने के बावजूद भी जवान युवकों की भांति दिखाई देते थे।
उनकी मजबूती का कारण उनकी दिनचर्या थी, जिसमें व्यायाम, योग, शस्त्र अस्त्र चलाने का अभ्यास आदि सम्मिलित था। एक सुबह वे तलवार से अभ्यास कर रहे थे कि उसी समय एक युवक आया और उसने अपनी बात बल्लू नायक के सामने रखी। बल्लू नायक क्रोध से आग बबूला हो गए, किंतु उसकी निर्भीकता से प्रभावित भी हुए। उन्होंने उसे तलवार द्वंद्व की चुनौती देते हुए कहा, युवक, मुझे तुम्हारी निर्भीकता पसंद आई। कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करता है, उसे परखता है और तभी वो अपनी बेटी उसे सौंपता है। मुझे भी तुम्हें परखना होगा। तुम अच्छा बोलते हो, तुम में निर्भीकता है, किंतु मुझे ये देखना है कि क्या तुम वीर योद्धा हो। इसके लिए तुम्हें मुझे तलवार द्वंद्व में पराजित करना होगा। यदि तुम मुझे पराजित करने में कामयाब हो गए तो मल्लुकी का हाथ में तुम्हें सौंप दूंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो आओ, अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालो। क्षमा करना, मैं अपने से बड़ों पर तलवार नहीं उठाता, किंतु तुमने मेरे सम्मुख चुनौती रखी है। मेरी वीरता का परिचय तुम्हें देना अब मेरे लिए आवश्यक हो गया है, तो सावधान, द्वंद्व के लिए तैयार हो जाओ। दोनों की तलवारें चमक उठीं। सारे टांडे में तलवारों की खनखनाहट को साफ साफ सुना जा सकता था। दोनों को युद्ध करते देख टांडे के लोगों को आपस में दो सिंहों के लड़ने का आभास हो रहा था। बल्लू नायक तलवार के शक्तिशाली प्रहार कर रहे थे। सुखा भी अपनी वीरता का परिचय दे रहा था, किंतु अनुभवी और बलवान बल्लू नायक, जिसने अपने जीवन में कभी किसी से पराजय स्वीकार नहीं की थी, आज वो कैसे पराजित हो सकता था। उसने एक ऐसा प्रहार किया कि सुखा की तलवार बीच से टूट गई। इससे पूर्व की द्वंद्व आगे बढ़ता, इतने में एक अजनबी आवाज ने इस द्वंद्व को रोक लिया था। रुको बल्लू नायक, ये मेरा बेटा है। सुखा मांडन राठौड़ का बेटा है, जिसके साथ तूने अपनी बेटी मल्लुकी की सगाई बचपन में कर दी थी। इस रहस्य के उद्घाटन से बल्लू नायक के सामने समस्याओं का समाधान हो चुका था। बल्लू नायक सुखा की वीरता से बेहद प्रभावित था। मांडन, तेरा बेटा कोई मामूली युवक नहीं, ये तो तेरे जैसा ही योद्धा है रे। मैं ऐसे ही जमाई के सपने देखा करता था, तूने मेरे सपनों को साकार कर दिया। आ मित्र, मेरे गले लग जा। जल्द ही मल्लुकी और सुखा का विवाह हम करवा देते हैं। मल्लुकी छिपकर ये सारा दृश्य देख रही थी। इस दृश्य से वो खुशी से झूम उठी थी। वो अपने रोम रोम से अपने बाबा को धन्यवाद देना चाहती थी। उसे उसका प्रियकर मिल गया और बचपन की सगाई वाले प्रियकर के रूप में ही पति भी मिल गया था। टांडे में खुशी का माहौल था कि ऐसे में एक मुगल सिपाही के आने की सूचना उन्हें मिली। पता चला कि उनके नाम से एक पत्र बादशाह ने भेजा है। उसमें बड़े सम्मान के साथ उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। बल्लू नायक कभी भी उतावली में निर्णय नहीं लेते थे। वे पंचों के पास गए और सलाह ली। पंचों ने उन्हें बताया कि बादशाह ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुलाया है, तो उन्हें उनका मान रखने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है कि आपकी ईमानदारी, नेकी, दानशीलता और वीरता के कारण वे हमें सरे हिंद का ताम्रपत्र दे दें। किंतु बल्लू नायक के बड़े बेटे माईदास ने इसमें किसी षड्यंत्र को महसूस किया और अपने पिता को सजग करने का प्रयास किया। किंतु बल्लू नायक अपनी पंचायत पर विश्वास करते थे। उन्होंने उनकी बात मानी और बादशाह के दरबार चले गए। बल्लू नायक को बादशाह द्वारा बुलाए जाने का असली कारण पता नहीं था। उन्हें ससम्मान दरबार में लाया गया। जैसे ही वे दरबार में गए, बादशाह ने बल्लू नायक को सामने देखकर कहा, मैं तुम्हें 24,000 की जागीर, मुगलों के अधीन 5,000 एकड़ जमीन और दिल्ली में विशाल महल बनाने की अनुमति देता हूं, जहां तुम अपना आलीशान जीवन जी सकते हो। मेरा जासूस फकीर के भेष में नवरात्रि के समय तुम्हारी बेटी को देख आया और उसने बताया कि तुम्हारी बेटी मल्लुकी मेरी सभी बेगमों से भी खूबसूरत है। इसे तो हमारे राजमहल में हमारी बेगम बनकर रहना चाहिए। बस जब से मल्लुकी की खूबसूरती के बारे में सुना है, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन खो गया है। इसीलिए तुम्हें अपनी मल्लुकी को मुझे सौंपना होगा। मैं उसे अपनी बेगम बनाना चाहता हूं। किंतु बल्लू नायक को जैसे ही बादशाह की मंशा पता चली तो वे क्रोधित हो गए और अपनी सिरोही नामक तलवार को बाहर निकालना चाहते ही थे कि उनके परामर्शदाता चोखा राय ने उन्हें रोक लिया और अपने नायक को समझाते हुए कहा, हम इस वक्त दुश्मन के इलाके में हैं। वे लाखों हैं और हम सिर्फ 5। यहां तलवार चलाना इस वक्त मूर्खता होगी। हमें पहले तैयारी करनी चाहिए और बाद में हम इनसे निपट सकते हैं। बादशाह ने धमकी दी, नायक, चुपचाप हमारा उपहार स्वीकार करो या हम तुम्हारे टांडे को नेस्तु नाबूद कर देंगे और तुम्हारा सर कलम करके मल्लुकी को हम अपनी बेगम बनाएंगे। निर्णय तुम्हारा है। बादशाह का सम्मान पाना है या इस दुनिया से विदा होना है।
बात को आगे बढ़ता देख माईदास ने अपनी चतुरता का परिचय देते हुए कहा, बादशाह, हम अपना कोई भी काम अपनी पंचायत से बिना पूछे नहीं करते। कृपया हमें उनसे सलाह मशविरा करने की अनुमति दें। बादशाह ने उन्हें धमकी से भरा हुआ आदेश दिया कि जल्दी मल्लूकी को हमें सौंप दें। बल्लू नायक क्रोध को अपने भीतर दबाए अपने टांडे में लौट आए। सबने उनकी आंखों में क्रोध और आंसुओं को देखा। जब सारे टांडे को ये बात पता चली, तब सबने मिलकर ये तय किया कि हमारे प्राण भले ही जाएंगे पर मल्लूकी नहीं जाएगी। एक स्वर में नारा गूंज उठा था। मल्लूकी मात्र नायक की बेटी नहीं थी, बल्कि वो सारे टांडे का मान सम्मान थी। 16 नायकों की बैठक हुई। तय किया गया कि मेवाड़ की सांभर झील के किनारे स्थित जंगल में छापामार युद्ध की तैयारी की जाएगी। इधर तैयारी चल रही थी तो उधर दिल्ली में बादशाह मल्लूकी से विवाह करने के लिए बेताब बैठा था। बादशाह ने जो मोहलत दी थी अब वो समाप्त हो चुकी थी, किंतु बल्लू नायक का कोई जवाब नहीं मिल पाया था। ऐसे में बादशाह को सैनिकों से पता चला कि बल्लू नायक का टांडा अपने नियोजित स्थल पर नहीं है। बादशाह क्रोधित हुआ। उसने दरबार में ऐलान किया, जो मल्लूकी को लाएगा उसे बहुत बड़ी जागीर दी जाएगी। मीर जाफर ने मल्लूकी को लाने की चुनौती स्वीकार की। वो 12,000 सैनिकों के साथ मल्लूकी को लाने के लिए निकल पड़ा। उसने कुछ ही समय में बल्लू नायक को ढूंढ निकाला और 12,000 सैनिकों के साथ बल्लू नायक पर टूट पड़ा। बल्लू नायक के साथ भीषण युद्ध हुआ। प्रत्येक बंजारे ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उनके सामने मीर जाफर के सैनिक मूर्ख की तरह कटते जा रहे थे। जब मीर जाफर का सामना बल्लू नायक से हुआ, उसने अकड़ते हुए बल्लू नायक से कहा, बल्लू नायक, मैं मल्लूकी को लेने के लिए आया हूं। तू अपनी बेटी को मुझे सौंप दे, मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा और दरबार में तुझे अच्छा ओहदा दिलाऊंगा। ये सिरोही तलवार है जाफर, पर आ जाए क्या होता है इसे पता नहीं है। ये जब भी म्यान से बाहर आती है ना, तो दुश्मन के गर्दन को धड़ से अलग करके ही विश्राम लेती है। पहले तू इस तलवार से बचकर दिखा। और बल्लू नायक की सिरोही तलवार युद्ध के मैदान में चमक उठी। मीर जाफर बल्लू नायक की तलवार के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाया। बल्लू नायक ने अपनी सिरोही तलवार से मीर जाफर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जाफर के जमीन पर गिरते ही उसकी बची हुई सेना बल्लू नायक के क्रोध और वीरता से भयभीत होकर युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। बादशाह को जब ये बात पता चली तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। मीर जाफर के किस्से से सारे सैनिकों में एक तरह का भय बैठ गया था। बादशाह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने फिर से मल्लूकी को लाने की चुनौती दरबार में रखी। इस बार मेहरम खान ने चुनौती स्वीकार की। मेहरम खान पहले से 2 गुने सिपाहियों के साथ मल्लूकी को लाने के लिए निकल पड़ा था। बंजारे मरना जानते थे पर झुकना नहीं। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। भीषण युद्ध हुआ। बल्लू नायक के सिपाही यमदूत की तरह मेहरम खान की सेना को नरक भेज रहे थे। जब मेहरम खान बल्लू नायक के सामने आया तो उसने बल्लू नायक की सिरोगी नामक तलवार देखी। उसकी चमक से वो पहले ही भयभीत हो चुका था। वो उस तलवार का सामना नहीं कर पाया। तलवार ने सीधे मस्तक से होते हुए धड़ को काट दिया। वो जमीन पर 2 भागों में विभाजित हो चुका था। इस दृश्य को देख जो कुछ सैनिक बचे थे वे भय से कांपते हुए वहां से भाग गए। इस युद्ध में सुखा ने भी अपनी वीरता का परिचय देते हुए कई 100 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें वो घायल भी हुआ था। लेकिन मल्लूकी का प्यार उसे मौत के दरवाजे से वापस खींच लाया। बल्लू नायक ने 2 युद्ध तो जीत लिए थे, किंतु उसके सामने एक और चिंता ने सिर उठा लिया था। इस युद्ध में बड़ी संख्या में बल्लू नायक के सैनिक शहीद हो चुके थे। तांडे के लोग अब तीसरे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। बल्लू नायक ने पंचायत के सामने अपनी बात रखी। मैं बादशाह की मंशा कभी भी पूरी नहीं होने दे सकता। मल्लूकी को किसी भी हालत में मैं उसे नहीं सौंप सकता। पर हमारे हजारों सैनिकों के शहीद होने से हमारी बहुत क्षति हुई है। तांडे के लोग अब तीसरा युद्ध नहीं चाहते हैं। वे भयभीत हैं कि तीसरे युद्ध में कोई नहीं बचेगा। मैं क्या करूं? एक ओर अस्मिता है तो दूसरी ओर मेरे लोग। बल्लू नायक की बात सुनकर पंचायत और 16 नायकों ने निर्णय लिया कि हमें अपने लोगों से अधिक हमारी अस्मिता प्यारी है। हम मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। चहूं और एक ही आवाज गूंज उठी थी। मल्लूकी ने जब सारा दृश्य देखा और अपने पिता तथा अपने लोगों की बातें सुनी तो उससे रहा नहीं गया। उसने युद्ध का विरोध करते हुए कहा, बाबा, मेरे लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राण त्याग दिए। हजारों माताएं बहनें ढावलों कर रही हैं। उन्हें पता नहीं कि अब अगले युद्ध में उनका बेटा, पति या भाई घर वापस लौट कर आएगा या नहीं। इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए
कि मैं स्वयं बादशाह के दरबार में जाकर उसे समझाऊं। मुझे पता है कि ये तुम्हारी अस्मिता है, पर मैं वचन देती हूं कि तुम्हारी अस्मिता पर कोई दाग नहीं आएगा। बल्लू नायक को मनाने में मल्लुकी सफल हुई। वो बादशाह के दरबार में पहुंच गई। बादशाह ने मल्लुकी के बारे में मात्र सुना था, पर कभी देखा नहीं था। मल्लुकी बादशाह के सामने निर्भीक होकर अपने वाक्चातुर्य के साथ कहती है कि बादशाह, तुम मेरे पिता समान हो। इस महल की रानियां मेरी मां समान है। मल्लुकी ने एक ही झटके में अपने वाक्चातुर्य का परिचय देते हुए भरी सभा में बादशाह को अपने पिता और रानियों को मां के रूप में संबोधित किया। इससे सभी रानियां प्रभावित तो हुई ही, साथ में सभा में बैठे सभी सेनापति, सैनिक, मंत्री और अधिकारी भी मल्लुकी के इस वाक्चातुर्य से प्रभावित हुए और पूरी सभा एक साथ तालियों से गूंज उठी। सभा में ऐसी तालियां कदाचित ही गूंजा करती थीं। आज एक अरसे के बाद दरबार में तालियां गूंज उठी थीं, जिस कारण बादशाह, जो अब तक क्रोधित थे, अब दरबार और रानियों को मल्लुकी के पक्ष में जाता देख उनके क्रोध ने अप्रसन्नता का स्थान ले लिया था। मल्लुकी के चेहरे का तेज और वाक्चातुर्य देखकर और सुनकर दरबार को लगा कि ये कोई दिव्य संत फकील या महात्मा है, जिनकी ऐसी वाणी का स्रोत निकला कि सारा दरबार उसमें डूबकर तृप्ति का आनंद ले रहा था। वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। हे महान राजा, तुम इस विश्व के रक्षक हो। अपनी जनता से पिता के समान प्यार करने वाले राजाओं के राजा, पिता समान बादशाह बल्लू नायक बिंजरावत की बेटी मल्लुकी का सलाम कबूल करें। ये सुनते ही बादशाह ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा, बेटी, सलाम कबूल है। इतना कहते ही सारे दरबार में तालियां गूंज उठीं। बादशाह मल्लुकी के वाक चातुर्य से प्रभावित हुए और उसका सम्मान करते हुए हरी चुनरियां देकर उसे अपनी बेटी स्वीकार किया। हाथी पर बैठाकर उसे अपने घर भेज दिया। बंजारा टांडों और व्यापार पर लगी सारी पाबंदियों को हटा दिया गया था। मल्लुकी ने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए बादशाह के विचारों को बदल दिया था और बंजारों को सम्मान से जीने का अधिकार भी दिलवा दिया था। टांडों में मल्लुकी के इस वाक चातुर्य की खूब प्रशंसा हुई। धूम धड़ाके के साथ उसका स्वागत किया गया। पंचायत की रजामंदी से मल्लुकी का विवाह उसके प्रियकर सुखा से करवा दिया गया।